विदेश नीति के मोर्चे पर यूपीए सरकार लगातार आत्मविश्वास और ऊर्जा से लबरेज दिखी। हाल के दिनों में इटली के 9 सैनिकों के भारत वापसी को लेकर मचे विवाद और लद्दाख में चीनी सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में तंबू गाड़ने के मुद्दे को लेकर यूपीए सरकार की विदेश नीति सवालों के घेरे में आई। हालांकि दोनों ही मुद्दों का हल आखिरकार राजनयिक कोशिशों से निकाला गया। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए दुनिया ने भारत की फौलादी नीतियों को अपनाया तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत दूसरी दुनिया का सबसे मजबूत वैश्विक नेता के रूप में उभर कर सामने आया। विदेश नीति की सबसे बड़ी कामयाबी अमेरिका सहित कई देशों के साथ हुए परमाणु समझौते रहे। यहाँ तक कि अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौते के कारण वाम दलों ने सरकार से समर्थन वापस भी ले लिया था, लेकिन वो सरकार गिराने में कामयाब नहीं हो पाए। दुनिया ने लगातार भारत की बढ़ती हुई ताकत को पहचाना और इसी वजह से पिछले 9 वर्षों में दुनिया के तमाम बड़े और प्रभावशाली मुल्कों के प्रमुखों ने भारत का दौरा किया ताकि भारत के साथ रिश्तों की गर्माहट बढ़ाई जा सके। भारत के सुझाव पर ही ये तय किया गया कि विकसित और विकासशील देशों के सबसे ताकतवर संगठन G20 को दुनिया का सबसे मजबूत आर्थिक फोरम बनाया जाए। भारत ने पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दे पर अग्रणी भूमिका निभाई और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे पर विकासशील देशों का पक्ष मजबूती से रखा। पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते बेहतरीन रहे। मालदीव में शीर्ष नेतृत्व के संकट को राजनयिक कोशिशों के जरिए सुलझाया गया तो प्रधानमंत्री के पड़ोसी मुल्क म्यांमार के दौरे के बाद उनके साथ रिश्तों में नई गर्माहट आई। बांग्लादेश के साथ आपसी साझेदारी बढ़ी है। राजनीतिक दबाव के बावजूद भारत ने श्रीलंका के साथ दोस्ती पर असर नहीं पड़ने दिया। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ वैश्विक मंच पर वोटिंग के मुद्दे पर सरकार के एक अहम सहयोगी डीएमके ने यूपीए का साथ छोड़ दिया, लेकिन सरकार ने राजनीतिक हितों को विदेश नीति के आड़े नहीं आने दिया। वैसे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते तल्ख ही रहे। आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान के ढीले रवैये की वजह से रिश्ते ठंडे ही रहे तो भारतीय नागरिक सरबजीत की पाकिस्तान की जेल में हुई मौत ने भारत को आक्रोशित भी किया। हालांकि अब वहां आम चुनाव के बाद भारत पाकिस्तान में बनी नई सरकार के साथ रिश्तों की फिर से समीक्षा कर सकता है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर यूपीए सरकार को कई अच्छे बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा। वर्ष 2008 में 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले और उससे पहले हुए कई हमलों ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। यहाँ तक कि उस समय देश के गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल को भी इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के सहयोग से आतंक के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। खुफिया जानकारी जुटाने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर की स्थापना और संघीय अपराधों की जांच के लिए बने NIA के फायदे हमको मिलने लगे हैं। सरकार ने अर्धसैनिक बलों के साथ राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण पर काफी ध्यान दिया है। वैसे राष्ट्रीय आतंक निरोधी केंद्र यानी NCTC के मोर्चे पर केंद्र सरकार को अब तक निराशा ही हाथ लगी है। फिर भी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड के गठन की सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिलने से भी सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ा है। नक्सलवाद अब भी देश के आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि बीते साल नक्सली वारदातों में कमी दर्ज की गई और तो और वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं यूपीए 2 के चौथे वर्ष में पिछले 5 सालों में सबसे कम रही। जम्मू कश्मीर में हालात लगातार बेहतर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव हुए हैं तो राज्य में स्थिरता और विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आतंकी वारदातों में कमी और माहौल सुधारने की वजह से राज्य में रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। असम में पिछले साल बोडो इलाकों में हुए हिंसा के अलावा कुछ छिटपुट हिंसा की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो पूर्वोत्तर में भी अपेक्षाकृत शांति का माहौल रहा। सरकार उल्फा के एक बड़े धड़े को भारत वापस लौटाने और उनसे अपनी शर्तों पर बातचीत करने में कामयाब हुई है, लेकिन परेश बरुआ अब भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। सुशील कुमार शिंदे के गृह मंत्री बनते ही पिछले साल अगस्त में पुणे में हुए कम तीव्रता वाले बम धमाकों ने सरकार की नींद उड़ा दी।
हालांकि राहत की बात ये रही कि इन धमाकों में जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पुणे की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि हैदराबाद में इस साल फरवरी में हुए धमाकों ने सबको दहला दिया। लोग फिर पूछने लगे कि क्या आतंक फिर लौट आया है। लेकिन सूत्रों की माने तो सुरक्षा एजेंसियां दोनों धमाकों की गुत्थी सुलझाने के काफी करीब पहुंच गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इन वारदातों के असली गुनहगारों की पहचान कर ली गई है। वैसे बीते साल को आतंक के मोर्चे पर मिली कामयाबी के तौर पर भी याद किया जाएगा। पिछले वर्ष न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को अबू जुंदाल और मोहम्मद आसिफ जैसे आतंकियों और भारत के दुश्मनों को विदेश से वापस लाने में सफलता मिली, बल्कि 26/11 के हमले के गुनहगार कसाब और संसद पर हमले के दोषी अफजल को भी फांसी पर लटकाया गया। इन घटनाओं से सरकार की छवि आतंक के मोर्चे पर सख्त कार्रवाई करने वाले सरकार की भी बनी। यूपीए 2 के चौथे साल में महिला सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उभरा। बीते साल 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप की वारदात ने पूरे जनमानस को झकझोर दिया। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने बजट में 1000 करोड़ के विशेष फंड का ऐलान किया और इस फंड का नाम भी 16 दिसंबर की बलात्कार पीड़िता को श्रद्धांजलि देते हुए निर्भया रखा गया। इसके अलावा सरकार ने देश के 100 जिलों के सरकारी अस्पतालों में यौन और दूसरे प्रकार की हिंसा की शिकार महिलाओं को इलाज और दूसरी सुविधाएं देने के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने का फैसला किया। सरकार की योजना ये भी है कि पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर की तर्ज पर देश भर में महिलाओं की परेशानी को सुनने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की जाए। हाल के दिनों में ऐसा पहली बार दिखा है कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ इतने सारे कदम उठाए गए हों।